गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय आर्थिक चिंतन में उसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा करेंगे। मनुष्य की विचार शक्ति के साथ ही आर्थिक विचारों का भी विकास हुआ और आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो मानव के प्रारंभिक प्रयत्नों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक चिंतन और इतिहास के बीच सदैव ही पारस्परिक और प्रभावपूर्ण संबंध पाया गया है। आर्थिक विचार समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलते रहे हैं और इनके स्वरूप में निरंतर विकास एवं परिवर्तन होता रहा है। अतः यह प्राचीन विचारों को वर्तमान की भांति वैज्ञानिक रूप भले ही नहीं मिल पाया हो, किंतु उनकी उपयोगिता और महत्व निसंकोच एक आधारशिला के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, क्योंकि अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है। हम पहले जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है और जो भारतीय जीवन दर्शन है, उसमें व्याप्त कुछ मौलिक अंतर जो हमें आर्थिक विचारों में दिखाई देता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। जो पाश्चात्य चिंतन का जो प्रमुख आधार है वह है, सबसे पहला उनका जो सिद्धांत था वो था अस्तित्व के लिए संघर्ष। अर्थात पूंजीवाद के जनक जिस एडम स्मिथ और कीन्स जो थे, उनके विचारों ने पूंजीवाद को पन पाने में बहुत सहायता करी। एडम स्मिथ का तो मानना था कि कभी किसी का भला मत करो, यदि भला करना ही हो तो तब करो जब ऐसा करने से तुम्हारा कोई भी स्वार्थ सिद्ध होता हो। जबकि भारतीय दृष्टिकोण में समन्वय एवं सहयोग में विश्वास व्यक्त किया गया है। भारतीय मान्यता है कि अस्तित्व के लिए कोई संघर्ष नहीं है, विश्व में सब जगह समन्वय एवं सहयोग है। जब दूसरा जो इनका सिद्धांत था पाश्चात्य चिंतन का, सर्वोत्तम का अस्तित्व, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो योग्यतम है उसका अस्तित्व होगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। जबकि इस स्थान पर भारतीय जीवन दृष्टि में सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी होने चाहिए, में विश्वास रखती है और विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में भगवान ने किसी न किसी प्रयोजन से भेजा है, इसीलिए उससे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा उनका जो सिद्धांत था प्रकृति का शोषण। उनकी ये मान्यता थी कि भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी पर प्रकृति का उपभोग करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं प्रकृति का मनमाना शोषण कर सकता हूँ। जबकि भारतीय पाश्चात्य प्रवृत्ति की जगह जो भारतीय मान्यता है कि प्रकृति का दोहन करो, अर्थात भारतीय आस्था है कि जीवन प्रकृति पर अवलंबित है, यदि प्रकृति नष्ट हो गई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण भारतीय परंपराओं में प्रकृति की पूजा अर्थात पर्यावरण की रक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये हमारी परंपराओं में विद्यमान है। फिर है कि जो चौथा उनका सिद्धांत था कि व्यक्तिगत अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को उनके अपने मौलिक अधिकार हैं जो उसे मिलने ही चाहिए। इसी कारण आज दुनिया में अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, जबकि जो भारतीय परंपरा है वह मनुष्य के कर्तव्य को प्राथमिक मानती है। गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य के अधिकारों का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता, उनके मत में अधिकार केवल कर्तव्यों के प्रति समर्पण का सहज परिणाम होते हैं। इस प्रकार यदि हम देश में या विश्व में ये जो मौलिक अंतर है, इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, विषमता, मुद्रास्फीति आदि सब समस्याओं से जो विश्व है वो ग्रसित है। इन उपर्युक्त परिस्थितियों में भारतीय चिंतन पर भी विचार करना उपयोगी होगा, जिससे आर्थिक विकास के संबंध में हम एक
दिशा प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन है उसके स्रोत क्या हैं। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय अमूल्य भारतीय निधि है। उसके गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की महती आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा सभ्यता और संस्कृति के मूल जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके हम उससे लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के गंभीर अनुशीलन की अभी तक प्राय उपेक्षा की जाती रही है, इसलिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्त स्रोतों को प्राचीन जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है उसमें बिखरे विभिन्न जो आर्थिक विचार हैं उन विचारों का संकलन कर उनका व्यवस्थित और सूत्रबद्ध प्रस्तुतिकरण श्रम साध्य और कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तो जो इन विचारों को हमारे प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इनको हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक स्रोत। इसमें शिलालेख एवं ध्वंसावशेषों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में वर्णित प्रागैतिहासिक और सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यकालीन इतिहास आदि का हम परिगणन कर सकते हैं। फिर दूसरा है वैदिक साहित्य। प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य में आर्थिक विचारों का एक अद्भुत खजाना है। वैदिक साहित्य में 4 प्रमुख वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद जो मुख्यतः 108 हैं, आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र ग्रंथ, जातक आदि में प्राचीन आर्थिक विचारों का स्रोत निहित है। फिर है स्मृति साहित्य। प्राचीन भारतीय स्मृति साहित्य में 100 से भी अधिक स्मृतियों का समावेश है, जिसमें मनुस्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, गौतम, पाराशर, हारित, वशिष्ठ आदि की स्मृतियाँ उल्लेखनीय हैं और इन स्मृतियों में आर्थिक विचारों को काफ़ी महत्व प्रदान किया गया है। फिर आता है पुराण। इस साहित्य में रामायण, महाभारत एवं उपपुराणों को शामिल किया जाता है। जैसे अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, भागवत पुराण आदि ऐसे पुराण हैं जिनमें अर्थव्यवस्था संबंधी विचार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। फिर है खंड काव्य एवं अन्य संस्कृत साहित्य। इसके अंतर्गत कालिदास अर्थात जिनका रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, फिर बाणभट्ट की कादंबरी, भाष, शूद्रक, दंडी आदि के दंडी का मुद्रा राक्षस एवं दशकुमार चरित्र, बाणभट्ट की कादंबरी और हर्ष चरित्र, शूद्रक का मृच्छकटिकम, शुक्राचार्य की शुक्रनीति, जो कालिदास है उसका मालविक और अग्निमित्र आदि के ग्रंथ और नीति साहित्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। फिर इन ग्रंथों में हमारे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का स्रोत उपलब्ध होता है। फिर है ऐतिहासिक विचारक। मेगस्थनीज, फैनसांग, फाहियान, इब्न बतूता, इसके अलावा विदेशी इतिहासकारों के अलावा
अबुल फजल, फरिश्ता, बदाऊनी आदि के ग्रंथों से भी आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। इसी कड़ी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख भी है। इसके अंतर्गत प्राचीन आर्थिक व राजनीतिक चिंतन का एक व्यवहारिक और मिश्रित रूप हमें दिखाई देता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था के विशिष्ट पक्षों, उत्पादन, वितरण, मूल्य नियंत्रण, संपत्ति का विनियम, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय की उन्नति, करारोपण, व्यापार एवं उद्योग, सार्वजनिक व्यय और करारोपण के सिद्धांत, ऋण व ब्याज और वितरण के सिद्धांतों का और समग्रतः आर्थिक प्रणाली में राज्य की भूमिका आदि का व्यवस्थित विवेचन, तार्किक, सम्यक और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। फिर है सिक्के एवं मुद्राएं। सिंधु सभ्यता से ही मुद्रा विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त हुई है, जिनसे जीवन के रहन सहन, व्यापार, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती रही है। और फिर अन्य ग्रंथों में हम ले सकते हैं कि जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री, आधुनिक इतिहासकार, जिनके अंतर्गत श्यामा शास्त्री का कौटिल्य अर्थशास्त्र, बंदोपाध्याय का कौटिल्य, नरेंद्रनाथ स्टीन आयंगर की पुस्तकें, के.टी. शाह, बी.एस. मुदगल की पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, डॉक्टर जायसवाल का द एंशिएंट हिंदू पॉलिटी आदि जो ग्रंथ हैं, इनसे हमें हमारे प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के ये बहुत अच्छे स्रोत हैं। इनके विवरण से, अर्थात ये जो विभिन्न स्रोत ग्रंथ हैं, हमारे इस भारतीय वाङ्मय में ये आर्थिक विचार यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। इनका क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सका, लेकिन आर्थिक विचार देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुकूल बदलते और विकसित होते रहे हैं। इसीलिए अर्थात सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ हमारे आर्थिक विचारों के विकास का क्रम भी चलता रहा है। इनसे सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे आर्थिक पहलुओं का पता चलता है, जिनसे वर्तमान सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इसलिए जो प्राचीन आर्थिक चिंतन के स्रोत ग्रंथों में हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, आवश्यकता एवं उपभोग संबंधी अवधारणा, धन की अवधारणा एवं धनार्जन की आचार संहिता के अलावा मनु, शुक्र, कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचारों का वर्णन मिलता है। इनमें हमें प्राचीन हिंदू दार्शनिक अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीति का ही एक अविभाज्य अंग मानते रहे हैं। दैनिक जीवन में धार्मिक एवं नैतिक वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ भारतीय जीवन सरल एवं सौम्य था। इस प्रकार इन विभिन्न विचारों से हमें, इन विभिन्न आर्थिक प्रमुख जो ग्रंथ हैं, इनमें हमें जो आर्थिक विचार है वो हमारे विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्माण में उनके अनुशीलन की हमें आवश्यकता है, जिससे हम विभिन्न आधुनिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में ये हमारे मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।